हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संगीता पांडे आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर कैंपस में स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी साइंस। कहां से कहां तक, तो क्लास 6 से 12 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहली क्लास कल देखे थे। वहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किए थे। क्या किए थे? बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है वो है भोजन के घटक। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है, क्यों ज़रूरी होता है, तथा भोजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर आप लोग कल का क्लास ना देखे हो तो एक बार कल का क्लास देखिएगा। फिर आज हम लोग आज का जो क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक। क्या नाम है? भोजन के घटक। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पहले पे। क्या है तो देखेंगे, पहला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन के घटक, है ना। तो भोजन के घटक में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन था कल का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मनुष्य होता है या फिर जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता को हम लोग क्या किए थे, 4 भागों में बांटे थे। उपभोक्ता को क्या किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। जिसमें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता में देखे थे कि शाकाहारी आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में देखे थे कि वैसे लोग जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और तीसरा देखे थे कि वैसे लोग जो क्या करते हो, द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो मानव होता है, मनुष्य, वो किस कैटेगरी में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में या फिर तृतीयक उपभोक्ता में। तो आप लोगों से कहा गया था कमेंट करने के लिए, जिसमें से किसी ने भी कमेंट नहीं किया था तो आंसर हो जाएगा कि मानव अगर शाकाहारी है, मानव अगर शाकाहारी है तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में? प्राथमिक उपभोक्ता में। याद रहेगा किस में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में। और अगर शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी है तो उसे किस में काउंट कर सकते हैं, तब हम इसे द्वितीयक उपभोक्ता में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। किस में? द्वितीयक उपभोक्ता में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कल का क्वेश्चन। आज हम लोग देखते हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं कि भोजन के घटक, ठीक है। तो भोजन के घटक से क्या समझते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स से क्या समझते हैं, इसी को हम कहते हैं भोजन के पोषक तत्व। क्या कह लेंगे? भोजन के पोषक तत्व। मीन्स हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आया कि हमारा जो भोजन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पहला हम कह देंगे क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है, दूसरा कह लेंगे वसा पाया जाता है। क्या होगा? वसा हो जाएगा। तीसरा बात करेंगे कि तीसरा क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन हो जाएगा। और जब चौथे की बात करेंगे तो चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन्स हो जाएगा। और पांचवा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, खनिज तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज तत्व, ठीक है। और इसके अलावा हमारे भोजन में 2 चीज़ और पाई जाती है। कौन कौन सी चीज़? तो पहली चीज़ किसे, उसे कहते हैं आहारी रेशे। क्या हो जाएगा? आहारी रेशे। दूसरा क्या हो जाएगा? जल, है ना। हमारे भोजन के जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो क्या क्या है, यही सारे हैं। आप सबको पता होगा हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं, या कह लें मुख्य पोषक तत्व, इन्हीं 5 चीज़ों से बने होते हैं। और 2 चीज़ जो क्या होते हैं, पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, क्रम वाइज पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। और
इसका स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने का फ़ायदा क्या है, आवश्यकता क्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं अपने अगले पेज पे क्या है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ दिया है कि भोजन के घटक, क्या दिया गया है, भोजन के घटक, है ना। तो इसमें दिया है भोजन के घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। या तो क्वेश्चन आ जाए कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं, तो क्या कह देना है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन्स होते हैं तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, भोजन के घटक कौन कौन से हैं। या क्वेश्चन ऐसे अराइज हो जाए कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या रहेगा, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो भी हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व हैं, भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश या आहारी रेशे कह लेंगे या फाइबर कह लेंगे तथा जल भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से 3 दे देगा और दे देगा, रुक्षांश दे देगा, जल दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इनमें से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है। तो ये रुक्षांश, आहारी रेशे कह लें, रुक्षांश कह लें या फिर फाइबर कह लें, ये और जल, ये मुख्य पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि मुख्य पोषक तत्व क्या है, रुक्षांश या फाइबर क्या है तथा जल क्या है। तो इन 5 को हम क्या कह लेंगे, मुख्य पोषक तत्व। याद रहेगा क्या है, मुख्य पोषक तत्व। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें दिया था 3, तो ये दिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और एक दिया था फाइबर। इसमें से दिया था इसमें से मुख्य पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया था रेशे। तो ऐसे जल भी दे सकता है कि जल भी क्या है, मुख्य पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो हम इसी को क्या करना है, हमें क्रम वाइज पहले कार्बोहाइड्रेट देखना है, फिर प्रोटीन देखना है, वसा, विटामिन, एक एक करके इन्हीं चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं जो 5, इन्हें भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्थूल पोषक तत्व में या मुख्य पोषक तत्व में, और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या हो जाएगा, पहला मुख्य पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि मुख्य पोषक तत्व कौन सा है और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो इसमें 2 आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये क्या हो जाते हैं, हमारे मुख्य पोषक तत्व। क्या हो जाएंगे, मुख्य पोषक तत्व, या फिर कह लेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरा हो जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होता है और कौन सा पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात कर लेंगे तो ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, और विटामिन तथा खनिज लवण का बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या है। वही चीज़ है कि न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, मुख्य पोषक तत्व और दूसरा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व क्या है, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा होती है। मीन्स वैसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में हो, उन्हें क्या कह देंगे, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कौन सा आ जाएगा, वही कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा और फिर वसा आ जाएगा। याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि मुख्य पोषक तत्व कौन सा है और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, अब देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को
कम मात्रा में होती है उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। उसमें क्या आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा और मिनरल्स आ जाएगा। याद रहेगा, विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और बाकी कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेंगे, प्रोटीन की बात कर लेंगे, वसा की बात कर लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, मुख्य पोषक तत्व या वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये इससे समझ में आया डायग्राम से कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। वही अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले तो मुख्य पोषक तत्व को डिस्क्राइब करेंगे, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व को डिस्क्राइब किया जाएगा, उसके बाद से आहारी रेशे तथा जल, जो कि मुख्य पोषक तत्व न होते हुए भी क्या है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। याद रहेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले कार्बोहाइड्रेट को डिस्क्राइब करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो चलो कार्बोहाइड्रेट से जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर वसा है। आप लोग बता सकते हैं कि इसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है। तो हमारे एनसीईआरटी के बुक में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा भोजन जो है कार्बोहाइड्रोजन युक्त है कि नहीं है, प्रोटीन युक्त है कि नहीं है। तो ठीक है, इसी को हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है। क्या दिया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे भोजन में किस रूप में पाया जाता है, तो मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। और अगर हम अपने शरीर की बात करें कि हमारे शरीर में किस रूप से पाया जाएगा, तो हमारे शरीर में ये ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, भोजन में किस रूप में, मंड तथा शर्करा के रूप में, और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के रूप में C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में रहेगा, ग्लूकोज के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यही दिया है कि कार्बोहाइड्रेट को पहचान, कार्बोहाइड्रेट की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, अपने भोजन में आयोडीन विलयन एक होता है परीक्षण या केमिकल जिसे कहते हैं आयोडीन विलयन। तो जब भी हम अपने भोजन में आयोडीन विलयन का 2-4 बूंद मात्रा अपने भोजन में गिराते हैं और देखते हैं कि कुछ समय पश्चात हमारे भोजन का कलर या तो ब्लू हो जाए या फिर काला हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, हमारा भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। क्या तरीका है कि हमें हमारे भोजन में क्या करना है, 2 से 3 बूंद क्या करना है, आयोडीन विलयन को मिलाना है। और इसके पश्चात अगर हमारा भोजन क्या करता है, नीला या काला हो जाता है, तो हम कह देंगे कि हमारे भोजन में क्या मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है। इतनी बात याद रहेगी कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान क्या है। तो कैसे पहचान करेंगे, आयोडीन विलयन के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को हम किस विधि से परीक्षण करेंगे, कैसे जानेंगे, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन। याद रहेगा, क्या हो जाएगा, आयोडीन विलयन। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्यों खाते हैं या क्यों ज़रूरी है कि भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट से। या फिर कह सकते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना चाहिए। आप देखते होंगे कि जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो उन्हें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं। किसका सेवन करेंगे, ग्लूकोज का सेवन करेंगे। ठीक है, किसका सेवन करेंगे, ग्लूकोज का सेवन करेंगे। तो हम यहाँ से क्या देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका परीक्षण कैसे होगा, आयोडीन विलयन से होगा। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों होती है, तो इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमें एनर्जी मिलती है। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तो भी हमें क्या करना चाहिए,
ग्लूकोज का सेवन करना चाहिए, याद रहेगा। चलो आगे दिया है, क्या लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया। अब आता है कि 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम ग्रहण करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें ग्रहण होती है। अगर हम 1 ग्राम क्या करें, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो हमें क्या होगा, 4 किलो कैलोरी का ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कह देते हैं, याद रहेगा। चलिए अब दिया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके सोर्स क्या हैं, उसके स्रोत क्या हैं, क्या क्या खाने से हमें क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो सकती है। तो जैसा हम सभी जानते हैं, चावल में भरपूर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल हो गया, रोटी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब किसके सोर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अच्छा सोर्स या स्रोत क्या हो जाएगा, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, ये सब किसके सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से देखते हैं, बस क्विक रिवीजन टाइप में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। इसका परीक्षण किससे होता है, आयोडीन विलयन से होता है। कैसे होगा, जब भी हम इसको भोजन में मिलाएंगे आयोडीन विलयन को, तो क्या होगा, भोजन का कलर या तो नीला हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारे भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, याद रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम सेवन करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। मीन्स तत्काल अगर ऊर्जा की ज़रूरत है तो क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए, याद रहेगा। चलो दूसरी बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स या स्रोत क्या है, क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, आलू हो गया, मक्का, गन्ना, ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे दिया है। अब हम क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट। आशा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से एक एक टॉपिक क्या होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट कहीं और दिया है, इसका सोर्स कहीं और दिया है, इसका परीक्षण कहीं और दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया है। क्या किया है, सारी चीज़ों को एक जगह सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, ताकि पढ़ने में इजी लगे और नोट्स हमारा प्रॉपर बन सके। तो क्या होता है ना, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 8-10 पेज पढ़ना पड़ेगा, वो भी कुछ मैटर कहीं और है, कुछ मैटर कहीं और है। तो मैंने क्या किया है, सारे मैटर को एक जगह कलेक्ट कर दिया है और बहुत ईजी फॉर्म में। तो ठीक है, तो इससे पढ़ने में क्या होगा, आसानी भी होगी और तुरंत समझ में भी आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, अभी तक देखा कि कार्बोहाइड्रेट परीक्षण देखा, सोर्स देखा, क्या होता है देखा। अब देखेंगे हम प्रोटीन। ये सब किसके भाग चल रहे हैं, तो ये सारे मुख्य पोषक तत्व के भाग चल रहे हैं, है ना। मुख्य पोषक तत्व में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या क्या होता है। तो पहला था कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने देखा। अगला है प्रोटीन, उसके बाद से क्या आ जाएगा, वसा। ये किसके भाग हैं, मुख्य पोषक तत्व के, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रोटीन की पहचान। तो पहले तो ये जान लेंगे प्रोटीन क्या होता है। जो प्रोटीन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड के रूप में। कैसा, एमिनो एसिड के रूप में। याद रहेगा कि प्रोटीन हमारे शरीर में किस फॉर्म में पाया जाएगा, एमिनो एसिड के रूप में पाया जाएगा, याद रहेगा। चलो अब जैसा कि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर को अगर ग्रोथ करना है, वृद्धि करवाना है, तो किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं ना, उनको किसकी आवश्यकता रहती है ज़्यादा, प्रोटीन की। या फिर जो प्लेयर होती है उन्हें भी किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन की। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है, एक समय तक तो जो बच्चे होते हैं, जैसे हम बड़े होते रहते हैं, मीन्स 18 साल तक या 21 साल तक, तो ये वृद्धि का काम करता है।
मीन्स हमारे शरीर में ग्रोथ का काम करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, हम जानते हैं कि हमारे सेल्स होते हैं जो बॉडी में, वो आए दिन मरते रहते हैं या फिर क्षतिग्रस्त होते रहते हैं, तो उनको पूर्ति करना, उनको स्वच्छ रखना या फिर नए सेल का निर्माण करना, ये किसका काम हो जाएगा, तो कह देंगे प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, अब ये तो प्रोटीन हो गया। अब जैसा हम लोग क्या किए, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किए, तो क्या आप लोगों को कह सकते हैं कि मैम ऐसा कोई तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का भी परीक्षण कर सकते हैं। अगर हम अपने भोजन में कुछ भी लिए हों और अगर हमें जानने की ज़रूरत है कि भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए हमें करना होगा, क्या करना होगा, एक तो होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है, कॉपर सल्फेट। दूसरा होता है कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। और दूसरा हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद और कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका 10 बूंद। जिस भी भोजन का हमें परीक्षण करना है उस भोजन को क्या कर लेंगे, पहले उसको मसल करके बारीक कर लेंगे, फिर उसमें जल मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का 2 बूंद तथा कास्टिक सोडा का 10 बूंद जैसे ही उसमें मिलाएंगे, कुछ समय पश्चात उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो भोजन है कैसा है, प्रोटीन युक्त भोजन है। किस तरह का भोजन है, तो कह देंगे प्रोटीन युक्त भोजन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोटीन है क्या करता है, वृद्धि काम करता है, हमारे शरीर में ग्रोथ करता है या फिर सेल्स का निर्माण करता है। परीक्षण कैसे किया जाता है, तो परीक्षण कह देंगे कि कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का कुछ बूंद मिलाते हैं और जैसे ही मिलाएंगे क्या होगा, भोजन का कलर अगर बैगनी हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारे भोजन में क्या है, प्रोटीन शामिल है। इतना याद रहेगा। चलो अब आता है कि सोर्स क्या होता है। अगर हमें प्रोटीन ग्रहण करना है, प्रोटीन चाहिए, तो उसका स्रोत क्या है, कैसे हम प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं या किन किन चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। तो उसमें कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन मिलता है तो किस में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। दूसरा कह लेंगे तुअर का दाल हो गया, चने का दाल हो गया, मटर का दाल हो गया, इस सब में क्या होता है, तो इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। याद रहेगा। तो चलो यहाँ पे भी वही लिखा है कि प्रोटीन की पहचान, जैसा कि हम लोगों ने देखा, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को मसलकर उसके चूर्ण को एक परख नली में डालकर उसमें 2 बूंद क्या दिया है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट। याद रहेगा, कितना रहेगा, 2 बूंद कॉपर सल्फेट। और दिया है कि कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालने पे अगर परख नली का जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन शामिल है। अब दिया गया है कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, क्या है, शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, शरीर की वृद्धि या शरीर को में ग्रोथ लाना है, ठीक है, तथा स्वस्थ रखना है, तो क्या खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है, और हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, शरीर वर्धक भोजन। क्या है, शरीर वर्धक भोजन। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहेंगे, तो याद रहेगा प्रोटीन को। और कह देंगे कि एनर्जी कहाँ से आएगी, तो कह देंगे कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं क्या है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में, राजमा में, चना में, मूंग में, तुअर दाल में, सब किसके स्रोत हो जाएंगे, तो प्रोटीन के। अब एक क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों ने, अगर आप लोग पूछेंगे कि मैम हम लोग कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम ले रहे थे तो हमें कितनी एनर्जी मिल रही थी, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी। सेम इतना ही अगर हम किसी प्रोटीन का 1 ग्राम ग्रहण करेंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। सेम रहेगा, इसमें भी 4 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में भी।
तो आशा करते हैं कि प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रयोग किया जाता है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं, कमेंट करिएगा, आया कि नहीं समझ में। अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, समझ में आया, और दूसरा पढ़े प्रोटीन, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्य पोषक तत्व का जो तीसरा भाग है वो क्या है, वसा। तो आगे हम देखते हैं अपने वसा वाले पेज पे कि वसा क्या है। तो पहले तो हम लोग यही जान लेंगे कि जो वसा है वो हमारे शरीर में किस रूप में रहता है। जैसे कि हम देखें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में रहता है, ठीक है। वैसे हम देखें कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में रहता है। तो वसा किस रूप में होता है आप लोग बताना, फैटी एसिड के रूप में। कैसे, फैटी एसिड कह सकते हैं या फिर लिपिड कह सकते हैं। अगर हम बात कर लेंगे वसा को तो किस रूप में रहेगा, फैटी एसिड, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, लिपिड भी कह सकते हैं। क्या कह लेंगे, लिपिड कह लेंगे। याद रहेगा, वसा हमारे शरीर में किस प्रकार से रहता है, फैटी एसिड के रूप में या फिर लिपिड के रूप में रहता है। चलो ये तो समझ गए। अब आता है कि वसा का प्रयोग क्यों किया जाता है, वसा का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं ना उसमें से दो ही पोषक तत्व है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, पहला तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा और दूसरा वसा हो जाएगा। दूसरा हो जाए पहला कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है क्या है, कार्बोहाइड्रेट पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वसा। हालांकि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो वसा होता है वो कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितना, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा था, वहीं पे अगर हम वसा की बात कर लेंगे तो कितना ग्राम, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा और जो वसा होता है वो कितना देगा, तो वो देगा 9 किलो कैलोरी। तो यहाँ से एक बात आती है कि तो क्यों ना हम क्या करें, भर भर के वसा खाएं। जब वसा से इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो हमें वसा ही खाना चाहिए। लेकिन वसा खाने से क्या होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा वहीं पे वसा क्या होता है, स्लो एनर्जी देता है। कैसा, स्लो एनर्जी। और आज का जो ज़माना है कैसा है, स्लिम ड्रीम, सब कोई चाहता है कि स्लिम रहना। तो अगर हम ज़्यादा वसा का सेवन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। किसके, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रा बताना, आज के ज़माने में कोई मोटा रहना चाहता है, नहीं। सब कोई क्या करते हैं, अगर हम कोई ऑयली चीज़ खाते भी हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ऑयल को रिमूव किया जा सके। किस फॉर्म में, हम क्या करते हैं, हमारे घर में मम्मी वगैरह पराठा बना दी या पूड़ी बना दी तो हम ऑयल को हटाने के लिए क्या करते हैं, पेपर में रैप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पेपर में ऑयल का धब्बे बन जाते हैं। आप लोग देखो होंगे ना कि ऑयल क्या होता है, धब्बे की तरह पेपर में, अखबार में चिपक जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमें वसा का परीक्षण करना है या किसी भोजन में ये जानना है कि इसमें वसा है कि नहीं, तो हमें क्या कर देना है, उसे किसी पेपर में रैप कर देना है। और जैसे थोड़ी देर के बाद से रैप हटाएंगे तो क्या पता चलेगा, अगर उस पेपर में ऑयल का, तेल का धब्बा बन गया है तो हम जान जाएंगे क्या है, उसमें वसा है, ठीक है। तो इस तरह हम वसा का परीक्षण भी कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने बात ये है कि वसा के लिए हम किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। वही जो स्टार्टिंग से चला आया है कि क्या करते हैं हम लोग, पेपर में या अखबार में उसको लपेट देते हैं और लपेटने के बाद से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो पेपर में आ जाता है, जिससे एक तो पेपर ऑयल कम हो जाता है जो भी भोजन रहता है, और दूसरा ऑयल का परीक्षण भी हो जाता है। तो याद रहेगा। और एक चीज़ और कि हम लोगों ने देखा कि जो वसा है, वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट ना खा करके क्या खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वसा का सेवन करना है। अगर वसा का सेवन करेंगे तो क्या होगा, पहली बात स्लो एनर्जी प्रोवाइड होगी, मीन्स कुछ समय के बाद से एनर्जी मिलेगी, और दूसरी बात हम
मोटापे का शिकार हो जाएंगे, जो कि कोई नहीं चाहता कि हम क्या हों, मोटा हों। ठीक है, वही देखते हैं हम कि क्या दिया है वसा के बारे में। तो पहले दिया है कि वसा की पहचान। तो हम लोगों ने देखा कि वसा की पहचान के लिए क्या करना है, जो भी भोजन पे डाउट है कि इसमें वसा है कि नहीं, उसे क्या करना है, पेपर में रैप कर देना है। और अगर रैप किए हुए पेपर में तेल का धब्बा आ जाता है तो समझ जाएंगे क्या है, इसमें वसा है। तो चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वसा की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, वसा की आवश्यकता क्यों होती है, हमें वसा खाने की ज़रूरत क्यों है। तो दिया है वसा से भी ऊर्जा मिलती है। क्या है, वसा से भी, मतलब इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट से भी क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे दिया है वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अगला दिया है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा में कितना, 9 किलो कैलोरी, कितना हो जाएगा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, याद रहेगा। और जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही थी, तो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही थी 4 किलो कैलोरी। चलो ये समझ में आया। फिर देखते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, आगे दिया है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वसा का सेवन करते हैं। दिया है इसलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट मीन्स वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम ऊर्जा देने वाले भोजन की श्रेणी में रखते हैं, याद रहेगा। चलो कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ा जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन से पोषक तत्वों को ऊर्जा देने वाले भोजन के कैटेगरी में रखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ठीक है, प्रोटीन भी हम पढ़े, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, शरीर में वृद्धि का काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, याद रहेगा। चलो अभी तक हम क्या पढ़े, मुख्य पोषक तत्व पढ़े। क्या पढ़े, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों में क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़े, प्रोटीन पढ़े और तीसरा वसा पढ़े। अब जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है, मिनरल्स है और खनिज तत्व है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, आप लोग कमेंट करिएगा समझ में आ रहा है। चलो अभी हम लोग एक चीज़ तो छोड़ ही दिए थे कि वसा के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे, लेकिन सोर्स क्या है, कहाँ से हमें वसा की प्राप्ति होती है। तो उसमें 2 सोर्स हो जाता है, एक पादप से मिलने वाले वसा और दूसरे जंतु से मिलने वाली वसा। तो पादप से मिलने वाले जैसे सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये पौधों से मिलने वाले वसा के सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है जंतुओं से मिलने वाले वसा के सोर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा, मांस, मछली, घी, अंडा, मक्खन, दूध इत्यादि। ये सब किसके सोर्स हो जाएंगे, तो वसा के सोर्स हो जाएंगे, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसा कि हम देखें कि सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे विटामिन हो जाएगा और दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा खनिज तत्व। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, खनिज तत्व, याद रहेगा। चलो अब हम पहला पढ़ते हैं कि विटामिन। अच्छा आप लोग बताओ, विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है, नहीं मिलती है। इसको हम लोग पहले ही जिक्र कर लिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये क्या है, मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये क्या करते हैं, ये शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी। ठीक है, और वही हम देखें सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मिनरल्स देखते हैं और खनिज तत्व देखते हैं। तो इनसे हमें एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो विटामिन होता है ना वो शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। मीन्स जब हम देखें कि कोरोना आया था तो सब यही बोल रहे थे ना कि क्या करिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे क्या हो, बीमारियां या फिर कोरोना से हम ग्रसित ना हो पाए। तो उस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन्स का सेवन करना चाहिए, या फिर स्वस्थ रहना उसके लिए क्या चाहिए, खनिज तत्व भी चाहिए। ठीक है, वही हमारा जो हेडिंग है क्या है, विटामिन। तो विटामिन को देखते हैं कि यह हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
मीन्स जो हमारा शरीर है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है, पर ज़रूरी है विटामिन लेना। अगर हम विटामिन का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होंगे, हम बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, किसका सेवन करना है, तो विटामिन का सेवन करना है। ठीक है, तो वही दिया है, आगे दिया है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, कोरोना टाइम। कोरोना टाइम में तो जो डॉक्टर नहीं था वो सब यही बोल रहे थे, क्या करिए, विटामिन सी की गोलियां खाइए। जिसको देखिएगा वो क्या एक सलाह दे देता था, अरे क्या करिए, विटामिन सी की गोलियां खाइए। अगर विटामिन सी की गोली खाएंगे तो क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब आता है कि विटामिन खाते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है। तो पहली बात, यह हमारी आँखों के लिए अति आवश्यक होता है, अस्थियों के लिए होता है, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ करता है। क्यों विटामिन क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे आँख के लिए ज़रूरी है। दूसरा हड्डी के लिए, अस्थियों के लिए, और बात कर लेंगे तो मसूड़ों के लिए भी विटामिन ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो अगला लास्ट टॉपिक है उसमें हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कॉलम में करके दिया गया है कि कौन से विटामिन से कौन सा बीमारी होता है, क्या खाने से बीमारी नहीं होगा, या फिर उसका स्रोत क्या होता है, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि आगे दिया है कि विटामिन्स के प्रकार, विटामिन्स के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, वैसे तो विटामिन्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ क्लास एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है क्लास 6 के पहले चैप्टर में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। विटामिन बहुत सारे हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पर डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी हमारे जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है उसी को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है विटामिन ए। विटामिन ए क्यों ज़रूरी है, हमारे आँखों को अगर स्वस्थ रखना है तो किसकी ज़रूरत होगी, विटामिन ए की। और साथ साथ में एक चीज़ और देखना है कि आँखों के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे मुंह पे बहुत ज़्यादा अगर पिगमेंटेशन हो जाए और क्या हो जाता है, छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, तो उससे भी सुरक्षा कौन करता है, तो त्वचा को भी स्वस्थ रखने का काम कौन करता है, विटामिन ए करता है। याद रहेगा, विटामिन ए आँख तथा त्वचा को सुरक्षित रखता है। अब हम देखते हैं विटामिन B1। वैसे तो देखेंगे कि जो विटामिन बी होता है, ये विटामिन बी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स ही होता है। क्या होता है, विटामिन बी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 8 विटामिन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 12। तो विटामिन B1 ऐसे B1 B2 कर करके क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12। ऐसे करके 8 विटामिन्स पाए जाते हैं, किसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो अभी हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बस इतना दे दिया गया है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पूरा समूह ही होता है, और एक विटामिन B1 का जिक्र किया गया है। तो अभी हम बस इतना देख लेते हैं, और आप लोग को बस इतना याद रखना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कितने विटामिन पाए जाते हैं विटामिन बी के, तो 8। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। चलो, विटामिन बी के कितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, तो 8 आते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, मैंने लिखा है। चलो, तो ये पढ़े हम लोगों ने विटामिन B1। विटामिन B1 से कौन सा बीमारी हो जाता है, बेरी। अब आता है बेरी बीमारी में क्या होता है, तो बेरी बीमारी में भूख नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगेगी तो हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा शरीर, तो बता देंगे, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। ऐसा हम लोग देखें कि विटामिन क्या है, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, या ऐसे कह लेंगे विटामिन सी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन, सनशाइन विटामिन।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। जैसे ही सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी उससे हमें कौन सी विटामिन की ज़रूरत पूरी हो सकती है, तो विटामिन डी की। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर धूप में घूमते रहो और सोचो कि क्या हो विटामिन डी मिल जाए, नहीं, ये सुबह के टाइम में जो मॉर्निंग का सुबह होता है, मॉर्निंग का समय रहता है 8-9 बजे तक, तो उस समय क्या होता है विटामिन डी मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह की जो रोशनी होती है, प्रकाश का किरण होता है, उसमें जाना चाहिए, उससे क्या मिलता है हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये हुआ कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो हो जाएगा डी, याद रहेगा। चलो, तो क्या दिया गया है, जो विटामिन डी है वो ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि यह अस्थियों तथा दांतों के लिए, दांतों को क्या करता है मजबूत बनाता है। विटामिन डी से हमारी अस्थियां या फिर कह लेंगे दांत, ये क्या होते हैं मजबूत होते हैं। फिर आता है विटामिन ई। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया भी है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करना कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो जहाँ विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहे, वहीं पे विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, याद रहेगा। विटामिन बी को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब आता है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर में अगर कहीं भी कट जाता है तो क्या होता है रक्त फ्लो होने लगता है। तो रक्त क्या हुआ, फ्लो होता रहेगा। इस समय इस तरह क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे शरीर का पूरा रक्त निकल जाएगा। तो ज़रूरी है कि हमारे शरीर में क्या हो, विटामिन के हो। अगर विटामिन के रहेगा तो क्या करेगा, तुरंत ही रक्त का थक्का बना देगा, क्लॉट्स बना देगा ब्लड का, जिससे क्या होगा ब्लड बहना बंद हो जाएगा और इस तरह क्या हो जाएगा हमारे शरीर की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता, यहाँ पे क्या है थक्का है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करेगा, विटामिन के होगा। फिर यहाँ दिया है विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जहाँ हम लोग देख लिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन पाए जाएंगे, 8 पाए जाएंगे। ठीक है, फिर ये तो था सूक्ष्म पोषक तत्वों का पहला भाग, क्या था विटामिन, जो कि हम लोग देख चुके। अब अगला है क्या है, खनिज लवण। ठीक है, ये दोनों विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है लेकिन ज़रूरी है, इसकी मतलब ये हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इसमें दिया गया है खनिज लवण में, खनिज लवण भी क्या करेगा, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में अल्प मात्रा में होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। आगे दिया है कि शरीर की उचित विकास तथा अगर स्वस्थ रहना है हमें, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, खनिज तत्व या मिनरल्स की आवश्यकता होगी। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो किसकी आवश्यकता होगी, मिनरल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब जरा आप लोग बताओ कि मिनरल्स में क्या क्या आ जाएगा। तो पहला जैसा कि हम लोग देखें कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम से क्या होता है हमारे दांत या फिर हड्डी मजबूत होती हैं। दूसरा होता है आयोडीन। आयोडीन से क्या होगा, आयोडीन से जो घेघा नामक बीमारी होता है, या कह ले थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होता है उसमें जो सूजन आ जाता है, तो उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा किसके द्वारा किया जा सकता है, आयोडीन से किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है कि लौह तत्व, जो कि किस में पाया जाता है, ज़्यादातर पालक हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इसमें क्या पाया जाता है लौह तत्व। इसकी कमी से क्या हो जाती है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है, मीन्स अरक्तता, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। फिर आ जाता है कैल्शियम, जिसका सोर्स क्या हो जाएगा, दूध और अंडा। तो सेम वही दिया है कि क्या है, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज आवश्यक है। आयोडीन, अब खनिज का ये एग्जाम्पल है, देख लेंगे। पहला आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलता है, अदरक से मिलेगा, या फिर जो सी फूड्स होते हैं ना, जैसे मछली हो गया, या फिर जो हम सी फूड्स होते हैं वो जैसे झींगा मछली हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन में क्या हो जाएगा, आयोडीन से बीमारी घेघा नामक बीमारी। ठीक है, और दूसरा होता है फास्फोरस
किसका सेवन करेंगे तो फास्फोरस मिल जाएगा, तो बता देंगे दूध का सेवन करेंगे। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा, तो फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हो जाएगा, इससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है। फिर लौह तत्व की बात आती है, तो लौह किस में मिल जाएगा, पालक में, चुकंदर में या सेब में। बीमारी कौन सी हो जाएगी, एनीमिया, या इसे कहते हैं अरक्तता। क्या कहेंगे, अरक्तता कह देंगे, ठीक है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और चौथा आता है कैल्शियम, जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। इस तरह हम क्या किए कि जो मुख्य पोषक तत्व हुआ उसको पढ़े, अगला क्या पढ़े, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इन दोनों को देख लिए। अब आगे देखते हैं कि जो दो पदार्थ थे जिसे हम क्या कहे, आहारी रेशा, और दूसरा क्या था, जल, ठीक है। यही देखे थे ना कि ये मुख्य पोषक तत्व न होते हुए भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलो आगे आते हैं, देखते हैं। वही बात कह रहा है कि इन पोषकों के अलावा, किन पोषकों के अलावा, तो मुख्य पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। क्या बोला कि मुख्य पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है कि आहारी रेशा क्या होता है। अगर हम आहारी रेशा नहीं खाएंगे तो क्या हो सकता है, या फिर आहारी रेशा खाएंगे तो फ़ायदा क्या हो सकता है। तो आप लोग सुने होगी कि बहुत लोग क्या कहते हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है, या फिर मेरी पाचन क्रिया खराब हो गई है, मैं जो भी खा रहा हूँ या खा रही हूँ क्या हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना है, ठीक है। कैसा भोजन, फाइबर युक्त, जैसे हरी साग सब्जियाँ हो गया, फल फ्रूट हो गया, फिर वैसे सब्जी ऐसे भोजन जिसमें रेशा युक्त भोजन हो, जैसे क्या हो, अंकुरित अनाज हो गया। ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो फाइबर युक्त भोजन के कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर हम दिन भर कुछ खाते जा रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि जितना हम खाते हैं सब पच जाता है, सबसे एनर्जी मिल जाती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ तो बचेगा ना, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में किसका योगदान होता है, तो क्या कह देंगे, फाइबर। इसी फाइबर को हम रुक्षांश भी कहते हैं या फिर आहारी रेशा कहते हैं। तो चलो देखते हैं, दिया है कि आहारी रेशा, इन्हें हम रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशा को क्या कहेंगे, रुक्षांश कहेंगे या फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। आगे आता है कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। दिया है कि जो फाइबर रेशे होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को पोषक तत्व तो नहीं देंगे, फिर भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। अब क्यों है देखेंगे जरा। रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग वही देखें कि रुक्षांश या आहारी रेशा या फाइबर क्या करेगा, हमारे शरीर में जो अपचा हुआ भोजन है, जो नहीं पचा है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं, किन किन चीज़ों में हमें फाइबर मिल जाएगा या किसे खाने से हमें फाइबर मिलेगा। तो जैसा कि हमने देखा, ताज़े फल हो गया, सब्जियां हो गई, या फिर अंकुरित अनाज, तो वही देख लेंगे। साबुत खाद्यान्न, छिलके वाली दाल, आलू, वो भी आलू कैसी, तो आलू होगी कैसी, बिना छीली हुई आलू, ताज़े फल और सब्जियां, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये उदाहरण हो जाएंगे हमारे फाइबर के। याद रखेंगे हमेशा, जो नाम है क्या क्या है, फाइबर है, पहला फाइबर है, दूसरा रुक्षांश। अच्छा, रुक्षांश नाम से क्या है, कुछ याद आ रहा है क्या, रुक्षांश। और तीसरा होता है, इसे आहारी रेशा भी कहते हैं। क्या कह लेंगे, आहारी रेशा, जो कि मुख्य पोषक तत्व न होते हुए भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। चलो ये हो गया। अब अगला जो तत्व है वो क्या है, जल। अब आप सब लोगों ने सुना होगा क्या, जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। तो सारा चीज़ हम खा लिए, सब पचा भी लिए, लेकिन अगर जल हमारे शरीर में नहीं है तो जो पचा हुआ चीज़ है, या फिर हमें एनर्जी का निर्माण कैसे होगा, एनर्जी को अवशोषण किस तरह से किया जाएगा,
तो एनर्जी के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो कह देंगे जल की। किसकी आवश्यकता? जल की। जल और फाइबर मुख्य पोषक तत्व न होते हुए भी क्या है? हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो दिया गया है जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और जब पोषक तत्वों का अवशोषण करता है उससे क्या होता है? एनर्जी को हमारे शरीर में प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो दिया गया है कि यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है? अमोनिया हो जाता है, नाइट्रोजन, तो इनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? जल। किसके माध्यम से? मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, या फिर पसीना के माध्यम से। तो वही कह रहा है कि यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को, जैसे यूरिन, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। तो याद रहेगा फाइबर और जल क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। चलो अब हम आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कि हम क्या किए, हमने क्या किया? मुख्य पोषक तत्व पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद से फाइबर पढ़ लिए, जल पढ़ लिए। अब अगर हम मुख्य पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते हैं तो क्या होगा? मुख्य पोषक तत्वों का अगर हम सेवन नहीं करते हैं तो क्या होगा? उससे डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? अभावजन्य रोग हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। क्या है? क्वेश्चन ऐसे आ भी सकता है कि डिफिशियंसी डिजीज या फिर अभावजन्य रोग किस वजह से होता है? तो कह देंगे कि हम मुख्य पोषक तत्वों का सेवन अगर लंबे समय तक नहीं करते हैं तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा डिफिशियंसी डिजीज या फिर अभावजन्य रोग। ठीक है, तो वही दिया है एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा, यहाँ अथवा रहेगा, थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। दिया गया है कि एक या एक से अधिक पोषक तत्व का सेवन अगर हम लंबे समय तक नहीं करते हैं तो क्या होगा? हमारे शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। और दिया है वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से अगर हम प्रोटीन ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारी वृद्धि रुक जाएगी तथा चेहरे पर सूजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो वृद्धि है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? संतुलित आहार। क्या करना है? संतुलित आहार लेना है। इसी को संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, अभी संतुलित आहार में क्या क्या आ जाएगा? वही हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में क्या होना चाहिए? वसा भी होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, फाइबर युक्त भोजन होने चाहिए। तो ये सब किसके में आ जाएंगे? संतुलित आहार में आ जाएंगे। और अगर हम इसका सेवन नहीं करेंगे लंबे टाइम तक तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिफिशियंसी डिजीज, अभावजन्य रोग। ठीक है, तो चलो यहाँ तक देखें, उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर हुआ होगा। और हम आगे देखते हैं। आगे जैसे क्या किया है ना, हमारे एनसीईआरटी में दिया है कुछ विटामिन्स तो बहुत होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें 8 विटामिन्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी 6 में दिया है केवल विटामिन B1 का जिक्र किया है, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी। ठीक है, चलो आगे वही देखते हैं, हम आगे बढ़ा जाए। चलो वही देखते हैं विटामिन ए। क्या दिया है? विटामिन ए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? आँख के लिए और त्वचा के लिए। आँख के लिए और त्वचा के लिए। सॉरी, वो थोड़ा पानी पीने लगे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? हमारी आँख और त्वचा के लिए। ठीक है,
और अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, छिड़ता दृष्टिहीनता। हम बोलते हैं ना कि रतौंधी हो जाना मीन्स विटामिन ए की कमी होना हमारे शरीर में। क्या क्या लक्षण है, दृष्टि का कमज़ोर हो जाना, रात में कम दिखना मीन्स रतौंधी हो जाना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। ये किसका संकेत है, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 क्या होता है, बेरी। ये किसका भाग है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दुर्बल पेशियाँ। हम जानते हैं कि बेरी में क्या होता है, भूख लगना कम हो जाता है। जब भूख कम लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, और जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तो पेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दुर्बल हो जाएंगी, काम करने की ऊर्जा में कमी मीन्स हम एनर्जेटिक होके काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो विटामिन ए देखें, बी देखें, सी क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमें अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, जैसे कोरोना में क्या चला था, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए मीन्स विटामिन सी का सेवन करिए। बीमारी कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी। क्या हो जाता है इससे, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ये किसका संकेत है, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है। आगे देखते हैं विटामिन डी। अब क्वेश्चन आता है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सनशाइन मीन्स सन के प्रकाश से, जो हमें सूर्य के प्रकाश से जिस विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में, वो हो जाएगा विटामिन डी। बीमारी कौन सी हो जाएगी, रिकेटस की बीमारी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो रिकेटस की बीमारी होती है वो केवल बच्चों में होती है, ना कि बड़ों में। किस में होगी, ओनली बच्चों में। किस में, केवल बच्चों में। इसका संकेत क्या होगा, कैसे पता चलेगा इसकी कमी है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी का कमी हमारे शरीर में बच्चों में क्या होता है, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। आगे ये सारे क्या थे, विटामिन्स थे। यहाँ से सारे तीनों क्या हैं, ये मिनरल्स या खनिज हैं। ठीक है, ये क्या है, खनिज। तो कैल्शियम हो गया और फास्फोरस, ये क्या करते हैं, अस्थियाँ और दंत क्षय इनको होने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे कमज़ोर अस्थियाँ हो जाना या दांत का दुर्बल हो जाना, समय से पहले गिर जाना, तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा हो गया, दूध हो गया, इन सब में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। फिर आता है आयोडीन अगर कमी है हमारे शरीर में आयोडीन की, तो कौन सा बीमारी, घेंघा नामक बीमारी। जो थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है ना, उसमें सूजन आ जाता है, और वो सूजन इतना बड़ा हो जाएगा जिसे क्या कहेंगे, घेंघा या गाइटर रोग कहते हैं। वही दिया है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, किसके वजह से, आयोडीन की वजह से। फिर लास्ट जो खनिज तत्व है वो है लौह। ठीक है, लौह किस में पाया जाएगा, तो लौह पाया जाएगा जैसे पालक हो गया, फल फ्रूट्स हो गया, इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। कमी से क्या हो जाएगा, अरक्तता यानी कि एनीमिया, शरीर में क्या हो जाना, खून की कमी हो जाना। क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा। चलो, ये था क्लास 6 का पहला चैप्टर, क्या है, भोजन के घटक। उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। अब इसका एक्सरसाइज दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, उसको करेंगे, और कुछ मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है तो उसको देखते हैं। और आज हम पूरी तरीके से क्लास 6 NCERT चैप्टर पहला क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। देखो, ये सारे हमारे NCERT का जो एक्सरसाइज है ना, उसी से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद करते हैं अगर सारे अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो बड़ी आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। दिया गया कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, क्या दिया गया है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं, क्या आप नहीं बता पाओगे, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। याद रहेगा ना, क्या क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स। आगे दिया है दूसरा में 4 भाग दिया है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं, वैसे पोषक तत्व जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
तो हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। और जहाँ पे हमें इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, और वसा से स्लो एनर्जी। और लेकिन अगर हम ये सोचें कि ज़्यादा वसा का ग्रहण करके क्या करें, अपने आप को ज़्यादा ऊर्जा दे दें, तो हम किसके शिकार हो जाएंगे, मोटापे के शिकार हो जाएंगे। चले, ये कब हो गया, ख दिया है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और रक्षण के लिए आवश्यक है। क्या दिया गया है, वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करे या फिर क्या करे, ग्रोथ करे, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। याद रहेगा, आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दिया गया है ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। मीन्स हमें स्वस्थ आँख चाहिए, आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कौन से विटामिन लेने चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए। याद रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए आवश्यक कौन से है, तो हो जाएगा विटामिन डी। याद रहेगा, विटामिन डी। ठीक है, चलो, अगर यहीं पे खनिज की बात कर लेगा, अगर विटामिन की बात कर रहा है तो डी रहेगा, खनिज की बात कर लेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। याद रहेगा। चलो, अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व उपलब्ध हो। क्या दिया है कि ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम बताइए जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। क्या वसा हो जाएगा, मंड हो जाएगा, आहारी रेशा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। बताइए जरा आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्या पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट। देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के जो भाग होते हैं या भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं किस रूप में, शर्करा और मंड के रूप में। किसमें, शर्करा और मंड के रूप में। और ये भी हम देखे थे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग और देखे थे कि जहाँ कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में क्या कर रहा था, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा था, वहीं पे वसा क्या कर रहा था, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान कर रहा था। तो हमारा क्वेश्चन था कि इन पोषक तत्वों में से सर्वाधिक जो क्या करता हो, हमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में, तो आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, वसा। वैसे होने का मंड भी हो सकता है, लेकिन उससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, किलो कैलोरी, और वसा से 9 किलो कैलोरी। याद रहेगा, 9 किलो कैलोरी। मंड या शर्करा किसके भाग हैं, तो ये भाग हैं कार्बोहाइड्रेट के। याद रहेगा। आहारी रेशा जो अनडाइजेस्टिव चीज़ जो हमारे शरीर में पचे हुए नहीं है, मीन्स अपाच्य पदार्थ क्या करते हैं, आहारी रेशा के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करता है। चलो, क्वेश्चन 4 दिया है कि इनमें से सही कथन को दिया गया है कि इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। दिया है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या चावल खा करके हम सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं? गलत। तो क्या हो जाएगा, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, जल भी चाहिए। दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यस, की जा सकती है। जब हम संतुलित आहार खाएंगे तो अभावजन्य रोग मीन्स डिफिशियंसी डिजीज। कौन सा? डिफिशियंसी डिजीज, या इसी को कह लेंगे अभावजन्य रोग, कि क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यस, अगर हम खाते हैं चावल तो उसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अगर हम दाल लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, उससे प्रोटीन मिल जाएगा। फल लेते हैं, उससे फाइबर युक्त रेशे मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या नहीं, हाँ, लेकिन एक हो सकते हैं, एक होता है फोर्टिफाइड भोजन। क्या कहा जाता है, फोर्टिफाइड भोजन मीन्स एक ही भोजन में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लेना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चावल होता है किसका सोर्स है चावल, तो सब लोग कह दोगे कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन इसी अगर चावल में अगर एक चावल आता है सुनहरा चावल,
नाम सुना होगा, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। वो उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो फोर्टिफाइड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में क्या किया जाता है, एक ही चीज़ में बहुत सारे कंपोनेंट को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, वो फोर्टिफाइड चीज़ अलग हो जाएगा। अगला आता है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। नहीं, मांस नहीं पर्याप्त है बच्चे, सारी चीज़ चाहिए। केवल मांस खाने से हमें हर चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दिया है 5वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया है कि विटामिन डी के अभाव से होता है कौन सी बीमारी, तो रिकेटस, या इसी को कहते हैं सूखा रोग। याद रहेगा, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमारा शरीर सूख जाएगा, जिसे हम रिकेटस कहते हैं। दिया है किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तभी हम लोगों ने सुना विटामिन B1, जो किसका भाग है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग है। दिया गया है विटामिन सी के अभाव से कौन सा बीमारी, स्कर्वी बीमारी।